अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब से कुछ अर्सा पहले एक पॉडकास्ट से मुलाकात हुई थी जिसमें हमने समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के एक अहम मसले के बारे में बात की थी। वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर किसी कानूनी या मुआशी मदद के बगैर जेलों में कैद हैं। आज भी हम समंदर पार या ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये जाविया यकसर मुख्तलिफ है। कुछ अरसे से हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के मसाइल पर गहरी नज़र रखते हैं और इस बारे में अपनी ओपिनियन, अपनी आरा का भी इजहार करते रहते हैं। मैं खुद भी एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ और हमने ये भी देखा है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को तलकीन भी करते हैं कि उनके मसाइल उनकी वजह से हैं, या पाकिस्तान में महंगाई नहीं है, पाकिस्तान में जो अशिया हैं उनकी कीमतें वही हैं जो आलमी मंडी में हैं। अब इस सिलसिले में पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की मुतजाद आरा नजर आती है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि समंदर पार पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के जमीनी हकायक के बारे में कुछ खास आगही नहीं होती, क्योंकि जब वो पाकिस्तान छोड़कर गए थे तो हालात यकसर मुख्तलिफ थे और इनका पाकिस्तान आना सिर्फ सैर तफरी या खानदान को मिलने की नीयत से होता है। दूसरी तरफ ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि क्योंकि वो मुल्क से दूर हैं लिहाजा वो ज्यादा मुहिब वतन हैं। उनका वर्ल्ड व्यू या दुनिया को जांचने का मापने का नजरिया ज्यादा वसी है। अब हकीकत क्या है, इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे शोएब गंडापुर साहब से। आप में से वो लोग जो इस पॉडकास्ट को फॉलो करते हैं और शोएब साहब को भी फॉलो करते हैं, इनसे बखूबी वाकिफ हैं। ये बरतानिया में मुकीम हैं और पाकिस्तान की और बैनुल अक़वामी सियासत पर और दीगर माशरती उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। तो सबसे पहले तो शोएब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज की पॉडकास्ट में आए। बहुत शुक्रिया तादिया। अ, जिस तरह आपसे कुछ देर पहले गुफ्तगू हो रही थी कि आप खुद तो आप बरतानिया में मुकीम हैं, मैं भी और हमारे व्यूअर्स इस बात से वाकिफ हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि आप पाकिस्तान भी अक्सर जाते रहते हैं। यानी आप वो ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं हैं जिनका पाकिस्तान से हर किस्म का ताल्लुक खत्म हो जाता है, बल्कि मेरे ख्याल में आप कुछ महीने पहले भी पाकिस्तान में ही थे। आपका जी जो बिल्कुल। ये रीसेंट चक्कर लगा था पाकिस्तान का, जो कि 2021 में ही था, आपने पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल क्या देखी, क्योंकि आप तो पाउंड लेकर गए थे। जी, मैं तो पाउंड लेकर गया था, तो मेरे लिए तो अगर वहाँ पे पाकिस्तान में महंगाई होती है तो मुझे पाउंड के बदले रुपए भी ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि रुपए की कीमत गिरती रहती है। मगर पाकिस्तान में जो महंगाई होती है तो लोगों की आमदन उस हिसाब से नहीं बढ़ती रहती। तो जितनी भी महंगाई होती है उस हिसाब से उनकी, जिसे हम परचेज़िंग पावर कहते हैं, मतलब क़ुव्वत ख़रीद, तो वो उस हिसाब से नहीं बढ़ती। और मैंने तो बहुत से लोगों को मतलब महँगाई का रोना रोते देखा, क्योंकि महँगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और ये मेरे ख़्याल में सिर्फ़ लोगों के सुनने की बात नहीं है। अगर आप शुमारियात भी देखें गुज़िश्ता 4-5 साल से, तो जो महँगाई की शरह है, इन्फ्लेशन रेट, वो काफ़ी ज़्यादा रही है गुज़िश्ता मतलब 20-25 साल के मुकाबले में। तो महँगाई बढ़ी है, और महँगाई जब भी बढ़ती है तो उसका लोगों की क़ुव्वत ख़रीद पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पे पहले ही इतने लोग ग़ुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर करते हैं, तो जितना कम आमदनी वाला तबका होता है, उस पे उतना ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। एक तो महँगाई, वैसे भी पाकिस्तान की मईशत की सूरत-ए-हाल इतनी बेहतर नहीं है। फिर गुज़िश्ता साल कोविड की वजह से काफ़ी लोगों के कारोबार काफ़ी मुतासिर हुए, काफ़ी लोगों की नौकरियाँ मुतासिर हुईं। तो उस वजह से भी लोग माशी तौर पे बहुत ज़्यादा उन्हें नुकसान पहुँचा था। यानी आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है, और आपका जो ये व्यू पॉइंट है वो खासा मुख्तलिफ है ओवरसीज पाकिस्तानियों की उन वीडियो से जो हम कई दिनों से सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानियों को कहा जा रहा है, पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों को, आ, कि आप लोग वावेला मचाना बंद करें, कोई महंगाई नहीं है। देखिए जर्मनी में भी तो पेट्रोल की यही कीमत है। अ, अब आप क्योंकि आप सफ़र भी करते रहते हैं, बरतानिया ही वाहिद मुल्क नहीं है जहां पर आप रहे हैं,
اور वैसे भी आप एक सोशल तबीयत के मालिक हैं, आपकी मिलना जुलना भी होता है। तो क्या आपको लगता है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का ये कहना कि पाकिस्तान में महंगाई नहीं है, पाकिस्तान में मसले नहीं हैं, पाकिस्तान के लोगों को काम करने का शौक नहीं है, क्या आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड है किसी भी तरीके से? जस्टिफाइड तो ज़ाहिर है मैं इसको बिल्कुल नहीं कर सकता, मगर इसकी वजूहात पे हम गौर कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हमें सुनने को मिलता है, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से। और मुझे इसकी 2 वजूहात समझ आई हैं। क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ 2-3 तरह के होते हैं। एक तो वो हैं जो पहली नस्ल के माइग्रेंट्स हैं, कि जो खुद ही पाकिस्तान में तालीम वगैरह पा के या पाकिस्तान में बचपन गुजार के बाद में बाहर आए, तो वो पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के मामलात से बहुत जुड़े हुए हैं, उस पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। फिर जो दूसरी नस्ल के हैं, जो पैदा ही यही हुए, या तीसरी नस्ल के, तो उनको दिलचस्पी ज़रा कम होती है, मगर उनको भी सरसरी सा वो दिलचस्पी काफ़ी होती है। और एक चीज़ मैंने देखी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हैं, कि पाकिस्तानी का जो इमेज है वो बैरूनी दुनिया में क्या है। तो फिर जो पाकिस्तान के बारे में वो राय रखते हैं, वो उसी हिसाब से होती है कि पाकिस्तान के में जो हुकूमत है, उसकी उसकी तरफ वो मतलब माइल हैं, उसकी तरफ क्या राय रखते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं। यही जब पाकिस्तान की मईशत की सूरत-ए-हाल थी, मेरे ख़्याल में गुज़िश्ता जब से मौजूदा हुकूमत आई है, मईशत में बेहतरी तो कोई नहीं आई, शायद बिगाड़ ही आया है। तो यही लोग गुज़िश्ता हुकूमत के वक़्त बहुत ज़्यादा मईशत को रोना रोते रहते थे कि पाकिस्तान तो तबाही के दहाने पर पहुँच गया है। और जब मईशत में कोई बेहतरी नहीं आई इस हुकूमत में, तो तब इनको लग रहा है कि पाकिस्तान में तो हर तरफ बागो-बहार हो गया है। तो मेरे ख़्याल में ये है कि एक तो उनकी राय जो है वो उस पर मुनहसिर है कि वो पाकिस्तान में मौजूद हुकूमत को और उसके सरबराह को किस तरह से देखते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि ये लोग काफ़ी इमेज कॉन्शियस हैं। तो आजकल जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, चूँकि आपको मालूम है कि वो हैंडसम हैं और बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, रवानी से, चाहे अंग्रेज़ी में जो कुछ भी बोलते हैं, मगर बहरहाल अंग्रेज़ी रवानी से बोलते हैं। और और दुनिया में उनका नाम रहा है, क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले भी अपनी जवानी में और काफ़ी मशहूर रह चुके हैं। तो इस वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इमेज के हवाले से काफ़ी आजकल मुतमईन हैं कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो जब बाकी दुनिया के सरबराहों के बीच में बैठते हैं, तो काफ़ी अच्छी तरह से पेश करते हैं पाकिस्तान को। तो एक वजह तो ये है मेरे ख़्याल में कि उनकी राय पाकिस्तानी हुकूमत के मुतालिक, पाकिस्तान में जो वज़ीर-ए-आज़म हैं या हुकूमत है, उनके मुतालिक क्या है, और उसी मुताबिक वो अपनी राय पाकिस्तान में होने वाले मसाइल के मुतालिक भी उसी मुताबिक ढाल देते हैं। दूसरी वजह मुझे ये समझ आती है कि यहाँ पे रहने वाले, चूँकि ज़्यादातर पाकिस्तान में जितने भी माइग्रेंट्स हैं, वो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं। दुनिया में माइग्रेंट्स जो नज़र आते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक तो जो दुनिया में जंग ज़दा इलाके हैं, वहाँ से भागे हुए लोग जान बचाने के लिए, और पाकिस्तान में उस तरह का जंगी सूरत-ए-हाल तो नहीं है कि लोग मगर ज़्यादातर लोग एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए बाहर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हें बेहतर मौक़े और ज़्यादा पैसे कमाने के मौक़े उनको जितने बाहर मिल सकते हैं, वो पाकिस्तान में नहीं मिल सकते। तो एक बार जब वो उस माहौल में आ जाते हैं, जब उनकी यहाँ जितनी परचेज़िंग पावर हो जाती है, तो वो जब कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से, तो उनका क्लास कंपैरेटर्स वो नहीं रहते कि वो अपने से कम आमदनी वाले लोगों की तरफ भी उनका एहसास रखते हों। मतलब जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, एक पाकिस्तानी से मेरी बात हो रही थी, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान में तो सबके यहाँ मुलाज़िम होते हैं, नौकर होते हैं, तो पाकिस्तान में तो कोई मसला नहीं है घर की सफाई। अब वो इस बात को बिल्कुल ही अक्सर नज़रअंदाज कर रहे थे कि पाकिस्तान में 25% आबादी तो बिल्कुल शदीद गुर्बत में है, और तकरीबन आधी आबादी दरमियाने दर्जे की गुर्बत में है। तो आधी से ज़्यादा आबादी जो उसमें है, तो उनके यहाँ तो कोई नौकर नहीं होते। तो आपने उनको अक्सर नज़रअंदाज कर दिया कि उनके मसाइल, उनको महँगाई का क्या सामना है, उनको इलाज, मुआवजे, तालीम वगैरह का क्या सामना है, उनको आपने अक्सर नज़रअंदाज कर दिया, और आप सिर्फ़ उन लोगों से कंपेयर कर रहे हैं जिनके यहाँ नौकर होते हैं। तो हाँ, ज़ाहिर है जो नौकर अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उनको महँगाई उतनी मुतासिर नहीं करेगी, मगर वो एक महदूद तबका है, और ज़्यादातर जो पाकिस्तान की आबादी है, पाकिस्तान जनरली एक कम आमदनी वाला मुल्क है, और कम आमदनी वाले मुल्क में
ऐसा तबका ही बहुत बड़ा है जो मज़ीद कम आमदनी वाला है, तो उनको तो हल्की सी महँगाई भी काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है, क्योंकि उनकी आमदनी बमुश्किल इतनी होती है कि वो अपनी बहुत ही बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सकें। फिर साहब, आपने जो ये बात कही कि जो पाकिस्तान समंदर पार पाकिस्तानियों से जिनसे आपकी बात हुई और जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तो सबके नौकर होते हैं, अगर हम इसको एक का नजरिए से देखें तो ये अदरवाइज करने वाली बात है। आ, कि आपको वो लोग जिनके साथ आप रिलेट नहीं कर सकते, वो लोग जो आपसे मुख्तलिफ हैं, वो आपको नजर ही नहीं आते। और जो हम एक वो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसी बात है। विजिबल बट नॉट विजिबल, एक इनविजिबल तौर पे लिया जाता है। मिसाल के तौर पे जब हम पाकिस्तानी ड्रामाज भी देखते हैं तो अनलेस के नौकर का कहानी में कोई किरदार हो, वो हमें लोगों की जिंदगी में नजर हुँ, नहीं आता, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह के होते हैं जिन्होंने अपने घरों में काम करने वाली जो सफाई के लिए खातून आती हैं उनको कभी देखा ही नहीं होता, क्योंकि वो उनके आने से पहले होकर उठने से पहले होकर चली जाती हैं। आप ये बताइए कि इस रवैये में एक तो लैक ऑफ एम्पैथी, यानी किसी दूसरे के एहसासात और जज्बात के बारे में ना में समझने की सलाहियत ना होना, और एहसास बर्तरी का कितना किरदार है। मेरे ख़्याल में जो दूसरों की एहसासात और जज़्बात का एहसास ना होना बुनियादी वजह है, क्योंकि आप सिर्फ़ उन लोगों का एहसास करते हैं जो आपको अपने जैसे लगते हैं। जो आपको अपने जैसे नहीं लगते, तो उनको आप समझते ही नहीं हैं कि उनके मसाइल किसी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। वो भी है, और एहसास बर्तरी एक जो हमारे लोगों के अंदर एक चीज़ पता नहीं समाई हुई है किस तरह से, कि अगर जहाँ तक वो पहुँचे हैं, तो वो बिल्कुल अपनी सलाहियत की बुनियाद पर पहुँचे हैं और सबको बराबर के मौके थे और वो उन मौकों का इस्तेमाल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हालाँकि लोग बहुत ही अलग-अलग हालात में पैदा होते हैं, और जिन हालात में वो पैदा होते हैं, वो उनकी तकरीबन ज़िंदगी की किस्मत का शायद 75% तक तो वहीं से मुतय्यन हो जाता है कि आप किन हालात में पैदा हुए हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो उन हालत से अपनी मेहनत की बलबूते पर निकल आए हैं, मगर ज़्यादातर लोग अगर आपने अपने आस-पास देखें, जिस तबके, जिस क्लास, जिस इनकम लेवल में पैदा होते हैं, उसी में ही दुनिया से कूच कर जाते हैं। तो एहसास बर्तरी का ये है कि जो लोग ज़िंदगी में जिन्हें बेहतर हालात मुयस्सर होते हैं, तो वो समझते हैं कि वो इसी के मुस्तहिक हैं, और जिनको उनसे कमतर हालात मुयस्सर होते हैं, तो वो समझते हैं कि वो उन्हीं का कसूर है कि वो मतलब पसमानदा रह गए, तालीम ना हासिल कर पाए, अपनी ज़िंदगी ना सँवार सके। तो वो एक एहसास बर्तरी में एक ये भी है कि जो उनके पास है, तो वो समझते हैं कि वो डिज़र्व करते हैं। हालाँकि आपको पता है कि एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा निज़ाम जहाँ पे बहुत से लूप होल्स होते हैं, जहाँ पे हर चीज़ अबव बोर्ड ट्रांसपेरेंट नहीं होती, जहाँ पे आपके ताल्लुकात और आपके बाकी आपका पैसा, आपका माल इतना काम आता है, तो वहाँ पे सब कुछ उस बुनियाद पे नहीं होता जो आप डिज़र्व करते हैं, बल्कि काफ़ी कुछ आप अपने हक़ से ज़्यादा भी वसूल कर लेते हैं, और ये वही कर सकते हैं जो एक एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। मगर वो फिर इसी हाल में खुद को मुतमईन करने वाली बातें हैं। एक तो मेरे ख़्याल में अगर आप पाकिस्तान जाएँ, साथिया मुझे नहीं मालूम आप आखिरी बार कब गई थी पाकिस्तान, मगर सिर्फ़ ये पाकिस्तान की बात नहीं है, आप कहीं भी जाएँ, तो आपको नज़र आता है, आप घर से बाहर निकलें, तो आपको नज़र आ रहा होता है कि लोग किस हाल में हैं। आप लोगों की हालत पे अगर हल्का-सा गौर करें, चाहे वो ज़रूरी नहीं है कि आपको सड़क पे भिखारी नज़र आएँ, आप दुकानदारों की हालत देखें, आप रेहड़ी वालों की हालत देखें, आप कि वो अ, थोड़ा-सा मतलब दिन में 2 वक़्त का खाना खाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। मतलब मैं आप बता रही हैं कि मैं पाकिस्तान में था गुज़िश्ता साल 2021 में। शदीद तरीन गर्मी थी मेरे शहर में, मतलब ऐसी गर्मी कि क्या बताऊँ मैं आपको, क़यामत की गर्मी थी। उस हालत में गर्मी में एक रेहड़ी वाला खड़ा है, धूप में, सुबह से लेकर रात तक, सिर्फ़ इतना पैसा कमाने के लिए कि वो अपने घर वालों को 2 वक़्त की रोटी खिला सके। तो अगर वो किसी को नज़र नहीं आ रहा और लोग उसके पास से गुज़र रहे हैं और उससे भी सब्ज़ी के रेट पे बहस कर रहे हैं,
تو پھر یہ واقعی وہی بات ہے کہ لوگوں میں احساس نہیں ہے، وہ صرف اپنے مسائل پہ غور ہے، اپنے سے ملتے جلتے مسائل پہ غور ہے، اپنے سے علاوہ جو دوسرے طبقات کے لوگ ہیں ان کی طرف، ان کے مسائل کی طرف وہ بالکل اندھے ہو چکے ہیں. تو یہی ہے کہ احساس کی شدید کمی ہے. ہمیں یہ ان معاشروں میں بھی نظر آتا ہے جہاں پہ آپ کو طبقاتی فرق، مطلب جو ہوتا ہے نا انکم گیپ بہت زیادہ ہوتا ہے. جی چونکہ وہ لوگ بچپن سے یہ دیکھتے رہے ہیں کہ لوگ شدید قسم کے، مطلب ان کے اندر تفاوت پایا جاتا ہے، تو وہ ایک طرح سے ڈیسنسٹائز ہو چکے ہوتے ہیں. تو وہی حال ہے کہ میرے خیال میں بہت سے لوگ اس طرح سے ڈیسنسٹائز ہو چکے ہیں، اور اپنی ڈیسنسٹائزیشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ پھر اس قسم کے رویے اپنا لیتے ہیں کہ بھئی ہم تو یہاں تک جو پہنچے ہیں اپنے محنت کے بلبوتے پر پہنچے ہیں، تو باقی لوگ بھی محنت کر لیں اور آ جائیں یہاں تک. آپ نے جو یہ بات کہی کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو زندگی میں جو مواقع ملے ہیں وہ ان کا حق تھا، اور اس میں قسمت کا اور پیدائش کے وقت ان کو جس طرح کے حالات ملے اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ بات بہت اگر ہم اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے دیکھیں جس میں آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں، تو یہ بات تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پارٹ پہ ہمیں زیادہ سینسیٹیو ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جن ممالک میں رہتے ہیں، اس وقت ہم جہاں پہ رہتے ہیں، وہاں پہ ہم نے جس طریقے سے زندگیوں کا آغاز کیا وہ یکسر مختلف تھا اس طریقے سے جس طریقے سے ہم نے پاکستان میں زندگی کا آغاز کیا. مطلب یہاں پہ اگر آپ نے گھر کا کرایہ دینا ہے تو آپ کو اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی. آپ اپنے والدین کے گھر میں نہیں رہ سکتے کیونکہ والدین کا گھر یہاں پر نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک طرح بالکل. کی یہ بھی ایک منافقت ہی ہوگی کہ آپ یہاں پہ تو آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں، اور جب آپ پاکستان جاتے ہیں جہاں پہ آپ کی کلاس مختلف ہے وہاں پر آپ کا زاویہ بدل جاتا ہے. لیکن یہ میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے. اب ایک اور سوال کی طرف آتی ہوں، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے مجھے پوڈ کاسٹ سے پہلے کہا تھا کہ کہ جو میرے سوالات ہیں، جن سوالات جو آپ سے سوالات ڈسکس ہوئے تھے، کہ ان کا تعلق آپ کی ذات سے بہت زیادہ ہے، اور زیادہ ذات کے بارے میں بات نہ کی جائے اور موضوع کے بارے میں بات کی جائے. لیکن کیونکہ جو موضوع ہے اس میں بھی آپ کے ذاتی تجربات کا بہت عمل دخل ہے، تو اگر جی. آپ کچھ اس سلسلے میں روشنی ڈال سکیں کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ امریکہ میں، برطانیہ میں اور مڈل ایسٹ میں مقیم رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ویسے بھی بہت سفر کرتے رہتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ جو ڈائسپورا ہے یا اوورسیز پاکستانی جو ان ممالک میں ہے، کیا آپ کو کچھ مختلف نظر کوئی کچھ لگتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے مختلف ہے؟ کچھ لیئرز ہیں کیا اوورسیز پاکستانیوں میں بھی، یا سبھی ایک ہی طرح کی زندگی ہے سب کی؟ دیکھیں، ایک طرح کی زندگی تو کسی کی نہیں ہوتی، تو ظاہر لیئرز ہیں. مختلف حالات میں لوگ آئے ہیں پاکستان سے باہر. بہت سے لوگ، کافی لوگ ڈنکی لگا کے آئے ہیں پاکستان سے ایلیگل مائیگرنٹس کے طور پہ یہاں پہ آ کے رہ رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں اسٹوڈنٹس ویزا پر، کچھ لوگ امپلائمنٹ ویزا پر، بہت سے لوگ شادیاں کر کے آئے ہیں یہاں پہ. تو سب کے حالات مختلف ہیں. اور ایک چیز میں نے دیکھی ہے پاکستانی ڈائسپورا میں، برطانیہ میں خاص طور پہ، یہاں پہ میں نے زیادہ وقت گزارا ہے اور دوسرے ممالک میں بھی، کہ یہ لوگ جن معاشروں میں آ کے رہنے لگے ہیں، ان لوگوں نے ان معاشروں کا اثر بہت سلیکٹیولی قبول کیا ہے. مطلب اپنے زندگی کے سب معاملات میں اس کا اثر قبول نہیں کیا. تو جو ان کو یہاں سے فوائد ملتے ہیں وہ تو انہوں نے دونوں ہاتھ سے لیے ہیں، مگر جو یہاں کی اچھی باتیں ہیں ان سے وہ لوگ اکثر پتہ نہیں ویکسین لگوا کے آئے تھے پاکستان سے شاید، تو وہ ان کو اس طرح سے نہیں، ان لوگوں نے وہ رویے اپنے اندر جذب کیے. جو ہم یہ ساری بات کر رہے ہیں معیشت کی، جو یا پاکستان کے متعلق ان کا جو رویہ ہے، میرے خیال میں یہاں بھی ان کی ایک جو منافقت سی ہے. میں اوبیسلی جنرلائز نہیں کر رہا، نہیں اسٹیریوٹائپ کر رہا ہوں، مگر جو ایک اینیکڈوٹل ایویڈنس جو کافی زیادہ لوگوں سے مل کے مجھے سمجھ میں آیا، اور ظاہر ہے کچھ کافی زیادہ لوگ ایسے بھی تھے جو ایسے نہیں سوچتے، مگر وہ وہی ایک جو منافقت جسے ہم کہیں کہ یہاں پہ تو آپ اس نظام کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ جمہوریت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ
सोशल सर्विसेज का फ़ायदा उठा रहे हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फ़ायदा उठा रहे हैं, आप मुफ्त इलाज का फ़ायदा उठा रहे हैं। मगर आपको पाकिस्तान में कुछ और चाहिए, पाकिस्तान के लिए आपके नज़रियात बिल्कुल कुछ और हैं। वहाँ पे यहाँ पे ज़्यादातर मैंने देखे लोग बहुत प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं। पाकिस्तानी अवाम के लोग कहते हैं कि वो तो मतलब जाहिल हैं या वो तो डिज़र्व ही नहीं करते कि उनके ऊपर कोई ऐसा हुक्मरान आए या ऐसी अच्छा निज़ाम आए। और इस किस्म की बातें तो मुझे ये नहीं समझ आया कि मतलब एक मैं आपको और मिसाल दूँ, एक पाकिस्तानी से बात हो रही थी कि यहाँ पे जब हमारे बहुत ही लेफ्ट के एक सियासतदान थे जिन्हें रेडिकल लेफ्टिस्ट समझा जाता था बरतानिया में, जेरेमी कॉर्बिन जो लेबर पार्टी के जी वो जी। थे। तो एक पाकिस्तानियों से अक्सर कुछ मुलाकात होती थी, तो यहाँ पे वो जेरेमी कॉर्बिन के फ़ैन थे, पाकिस्तान में वो इमरान खान के फ़ैन थे, जिनका नज़रियाती आइडियोलॉजिकल बेंट बिल्कुल 180 डिग्री मुख्तलिफ है एक-दूसरे से। तो आपको यहाँ पे कोई और निज़ाम चाहिए और वहाँ पे कोई और निज़ाम चाहिए, तो ये जो एक मुनाफ़्क़त सी है, वो मुझे नज़र आई है काफ़ी डायस्पोरा से बात करके। और मुझे नहीं पता वो क्यों है, मगर मेरे ख़्याल में वही है कि शायद आपको फ़वाइद हासिल करते वक़्त उस चीज़ का एहसास नहीं होता, मगर आप अपने मेरे ख़्याल में एसिमिलेशन की कमी की भी बात है कि लोग उस मुआशरे में उस तरह से एसिमिलेट नहीं करते और एक अपने फ़िक्स्ड किस्म के ख़्यालात लेकर आए होते हैं और दो दो सोसाइटीज़ के लिए अलग-अलग लेंस से उनकी तरफ देखते हैं। तो ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है। शुएब साहब, आपने असिमिलेशन का जिक्र किया और आपने ये कहा कि वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर जाकर इन तरक्की याफ्ता ममालिक में सकूनत इख्तियार करते हैं, वहाँ पर ये मुआशरे की जो क्योंकि हर मुआशरे में कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं, तो उन अच्छी बातों को उस तरीके से जज्ब नहीं करते क्योंकि वो मुआशरे का हिस्सा नहीं बन पाते। अब जहाँ पे ये बात आती है एसिमिलेशन की, तो आप ये बताइए कि मेरा जाती तजुर्बा ये है कि मैंने देखा है कि जो पाकिस्तानी हैं वो भले मिडिल ईस्ट में थे, खैर मिडिल ईस्ट में तो हमारी आबादी ही माशाल्लाह इतनी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर कि वो अपनी ही कम्युनिटी में रहना चाहते हैं, वो अपनी कम्युनिटी से बाहर सोशलाइज भी नहीं करना चाहते। तो क्या आपको ये लगता है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो ये अप्रोच है कि हमने अपनी कम्युनिटी से बाहर मूव ही नहीं करना, क्या इसका इस सारे किस्से में जिक्र है कि आपको लगता है कि सोशलाइज करने से, लोगों से मिलने से आप ज्यादा इवॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा ग्रो कर सकते हैं? मेरे ख़्याल में इसका अमल दखल है भी और शायद किसी हद तक नहीं भी, क्योंकि अब जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ कि बरतानिया में एक तबका है, तबका तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब एक पेशा है ये टैक्सी चलाने वालों का, उसके अंदर मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग पाकिस्तान से आए हुए हैं। तो मेरे ख़्याल में जितना वास्ता टैक्सी चलाने वालों का मकामी लोगों से पड़ता है, शायद कम ही लोगों को पड़ता होगा। तो उनसे मेरी भी बात होती है, तो उनसे इतने ज़्यादा इंटरेक्शन के बावजूद मुझे लगता है कि उनकी जो सोच, जैसे मैंने आपके पिछले सवाल के जवाब में कहा कि उनकी सोच फिर भी वैसी ही रहती है, हालाँकि उनका ताल्लुक तो बहुत रहता है अपनी कम्युनिटी से अलावा बाकी कम्युनिटीज़ के साथ। हम्म। या तो ये है कि वो ताल्लुक उनका सिर्फ़ पेशेवराना ताल्लुक रहता है, या उनसे जो एक कहते हैं ये दोस्ती का ताल्लुक, या किसी से कुछ सीखने का जो एक वो होता है ना माइंडसेट, शायद वो नहीं है। या तो मेरे ख़्याल में हमारी तरबियत का ये हिस्सा है, क्योंकि जो लोग बाहर आते हैं, एक तरह से शदीद इनसिक्योरिटी का भी शिकार होते हैं। पाकिस्तान से आए हुए लोग के वो एक मग़रबी दुनिया की सकाफ़त में जाके रहेंगे। अब हमारा जो मग़रबी दुनिया की सकाफ़त है कि वो तो इंतहाई इख़लाक़ से गिरी हुई सकाफ़त है, जहाँ पे मतलब बहुत ही बेराह रवी का शिकार मुआरा है। तो जो लोग इन ऐसे घरानों में पले-बड़े होते हैं, तो उनसे उनका यही होता है कि आपने बस बाहर की दुनिया से बेयर मिनिमम ताल्लुक़ रखना है, और जो आपने सीखना है अख़लाक़ियात के बारे में, सही क्या है, गलत क्या है, वो आपने घर में अपनी अम्मा-अब्बा से सीखना है। अपने नानी-दादी से सीखना है। बाहर वालों को उस नज़र से देखना ही नहीं है कि इस मुआशरे से आप कुछ सीख सकते हैं, बल्कि उनसे एक सरसरी से ताल्लुक़ रखना है, पेशेवराना किस्म का है वो भी। तो शायद ये वजह है कि जो मैंने बोला ना कि घर से को वैक्सीन खा के आए होते हैं, तो शायद
میرے خیال میں انٹریکشن کے باوجود ایک مائنڈ سیٹ جو ایک ان کی انڈوکٹرینیشن ہوئی ہوتی ہے کہ مغربی ثقافت ایک طرح سے اخلاقی طور پہ ہم سے کم تر ہے، تو اس وجہ سے وہ اس کا اثر شاید نہیں قبول کرتے، مجھے یوں لگتا ہے۔ کمتر کہہ لیجیے یا بدتر کہہ لیجیے ایک بدتری کا بھی ہے کہ بھائی یہ تو بہت ہی حالات خراب ہیں۔ آم، اب آپ یہ دیکھیے کہ جیسے اب شاید یہ اپنے کلچر کے متعلق احساس کمتری ہے، مگر میرے خیال میں احساس کمتری یا برتری جو ہے وہ بہت احساس برتری ہے ان کا اپنے اخلاقی اقدار کے متعلق، مگر احساس برتری اور کمتری ایسے جڑے ہوئے میرے خیال میں دو احساسات ہیں کہ ان کو ان پیک کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جہاں پہ کسی کو احساس برتری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی احساس کمتری بھی ہوتی ہے، اور یہ دونوں کا ایک کمپلیکس قسم کا رشتہ ہے جو یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے۔ جی بالکل، کیونکہ احساس برتری کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر احساس کمتری سے جنم لیتا ہے، یعنی جو پیرنٹ جذبہ ہے وہ احساس کمتری ہے جو احساس برتری کو جنم دیتا ہے۔ اب ایک سوال آپ سے یہ ہے، اور کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں نمبرز کا کام کرتے ہیں، لہٰذا آپ کی اسٹیٹس پر، فگرز پر، ان چیزوں پر بھی کافی نظر رہتی ہوگی۔ اگر آپ ہمیں تھوڑا سا اسٹیٹس کے ذریعے، اعداد کے ذریعے تھوڑی سی اس چیز پر روشنی ڈالیں کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر عالمی منڈی میں پیٹرول مہنگا ہو گیا، اگر عالمی منڈی میں اتنا مہنگا ہو گیا تو ظاہری بات ہے پاکستان میں بھی اس کی قیمت بدلے گی، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ جو بیسک ویج ہے یا جو ایک جسے ہم یونیورسل پے اسکیل وہ کہتے ہیں، وہ مختلف ہیں دونوں معاشروں کا، تو آپ ذرا اگر اسٹیٹس کے ذریعے تھوڑا سا یہ وضاحت کر پائیں کہ یہ دونوں دیکھیے اس کی ایک مختلف۔ جی ایک مثال لے لیجئے کہ ہر ملک کی ایک جسے کہتے ہیں فیکس آمدنی، جو کہ ایک اوسط فیکس آمدنی ہوتی ہے کہ اس سے آپ کو قوت خرید کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اب اس اوسط میں اس ملک کا امیر ترین طبقہ بھی شامل ہوتا ہے اور غریب ترین طبقہ بھی شامل ہوتا ہے، تو سب کو ملا کے انہوں نے ایک ایوریج نکالا ہوتا ہے۔ پاکستان جیسے ملک کی فیکس اوسط آمدنی ہے سالانہ $1500 آن ایوریج، مجھے بالکل لیٹسٹ نہیں پتا بٹ ایسی ہی چلی آ رہی ہے گزشتہ چند سال سے۔ اس کو آپ برطانیہ سے کمپیئر کریں، امریکہ سے کمپیئر کریں، جن کی سالانہ فیکس آمدنی $25,000 سے $30,000 $35,000 تک ہوتی ہے، $25,000 سے $35,000۔ تو اگر آپ وہی پیٹرول اگر ان کو 1.5 پاؤنڈ پر لیٹر یہاں مل رہا ہے جس کی سالانہ آمدنی آن ایوریج $30,000 ہے، اور وہی $1.5 آپ ان کو دے رہے ہیں جن کی سالانہ آمدنی $1,500 ہے، تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ دونوں کی زندگی پہ اس کی پیٹرول کی قیمت بڑھنے کا کیا فرق پڑے گا۔ قوت خرید کا آپ اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فیکس آمدنی ایک ہو گئی، انفلیشن ریٹ یہاں پہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ انفلیشن کو کیا کہتے ہیں، مہنگائی کی شرح، تو اس کے جو کافی سٹیبل رہتی ہے، میکسیمم 1% تک پہنچ جاتی ہے یا 1.5% تک۔ پاکستان میں انفلیشن 15%، 20%، 10 سے 15% اس شرح میں رہتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز کی قیمت اگر آپ نے 1 سال پہلے اس کو خریدا تو وہ $10 کی تھی، تو اگلے سال وہ $12 کی ہے، پھر وہ $15 کی ہو گئی، پھر وہ $20 کی ہو گئی۔ جو ہم دیکھتے ہیں جب ہم چھٹیوں میں جاتے ہیں پاکستان، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی چیزیں جو ہم نے گزشتہ سال، مطلب کوئی چیز اگر آپ نے $100 کی لی تھی تو وہ 200 یا 250 کی ہے۔ اب میرے لیے تو وہ آسان ہے کیونکہ میں نے تو روپے کی قیمت بھی ساتھ گر گئی ہے، تو میں نے پاؤنڈ کنورٹ کرنے ہوتے ہیں روپیز میں، تو مجھے شاید پاؤنڈس میں اتنی ہی پڑے یا شاید تھوڑا سا فرق محسوس ہو، مگر وہاں پہ تو لوگوں کی آمدنی اس حساب سے نہیں بڑھتی رہتی۔ تو تیسری چیز آپ دیکھیں کہ جو قوت خرید کی بات ہے، یہاں پہ میں جس ٹاؤن میں رہتا ہوں، لندن سے جڑا ہوا یہ ٹاؤن ہے، یہاں کی آبادی ہوگی کوئی 15 سے 20 ہزار۔ یہاں پہ میرے خیال میں کوئی 20 بہت فینسی قسم کے ریسٹورینٹس ہیں، اور یہاں پہ بڑی بڑی سپر مارکیٹس ہیں۔ ایک یہاں پہ چھوٹا سا شہر ہے، تو پورے پاکستان میں جو 22 کروڑ کا ملک ہے، میرے خیال میں وہاں پہ کل ملا کے 10 اس طرح کی سپر مارکیٹس ہوں گی جس طرح کے یہاں کے چھوٹے شہر میں ہیں، اور یہاں کے چھوٹے شہر میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہزاروں ہیں۔
اور یہاں پہ ریسٹورانٹ، اسٹورز اور ان سب چیزوں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی آبادی کے شہر میں بھی لوگوں کے پاس اتنی قوت خرید ہے کہ وہ یہاں سے جا کے خرید سکیں اور ان کاروباروں کو وہ کامیاب بنا سکیں. اتنے سالوں سے وہ چل رہے ہیں، وہ کامیاب ہیں کیونکہ اس چھوٹی سی آبادی میں اتنے لوگ ہیں جو خرید سکتے ہیں وہاں سے، جو وہاں پہ جا کے کھانا کھا سکتے ہیں، جو وہاں سے جا کے شاپنگ کر سکتے ہیں. پاکستان میں جس شہر سے تعلق رکھتا ہوں اس کی تقریباً 3 لاکھ آبادی ہے. وہاں پہ اس طرح کا ایک بھی اسٹور نہیں ہے، ایک بھی آبادی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ اکنامیکلی وائبل نہیں ہوں گے کہ کوئی وہاں سے کوئی اتنی آبادی ہی نہیں ہے جو وہاں سے خرید سکے. شاید آبادی کا 1% طبقہ ہو، مگر 1% طبقے کی بنیاد پہ تو شاید وہ لوگ اپنے کاروبار نہیں چلا سکیں گے. تو یہی بات ہے کہ آپ اگر تھوڑا سا فیکٹس وغیرہ کو دیکھیں تو اس سے بھی ایک تو اینیکڈوٹل ایویڈنس ہوتا ہے جو آپ دیکھیں خود ہی مشاہدے سے آپ کو نظر آتا ہے. دوسرا اگر آپ نمبرز کو بھی دیکھیں تو کافی زیادہ مطلب بہت بڑا فرق آپ کو نظر آتا ہے. اور میں تو مطلب سوچ کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ اگر اتنا فرق ہے اور جو ہماری معیشت میں گروتھ کی شرح ہے، جس طرح سے جو ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، کیونکہ جب آپ کی آبادی بڑھے گی تو جتنی آپ کی نیشنل انکم ہے اتنے لوگوں پہ اس کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا فی کا آمدنی جاننے کے لیے. تو جس رفتار سے آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے اور جتنی کم آپ کی اکنامک گروتھ ہے تو آپ تو اگلے 200 سال تک اس انکم لیول تک نہیں پہنچ سکتے. مطلب بہت آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ نے اپنے لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا ہے، آبادی کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، اپنی معیشت کی سمت کیسے درست کرنی ہے، اپنی پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے لانی ہے. کیونکہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی اکانومی آپ کی گرو نہیں کرتی. جتنے بھی آپ کا کاروباری طبقہ ہے انہیں کنسسٹنسی آف پالیسیز چاہیے ہوتی ہے. یہاں پہ ہماری حکومت نے انڈسٹری کو 6 مہینے پہلے کچھ مراعات دیں، 6 مہینے بعد وہ واپس لے لیں. تو جنہوں نے 6 مہینے پہلے مراعات کی بنیاد پہ اپنے بزنس پلانس بنائے اور 6 مہینے بعد وہ واپس لے لیے اور انہوں نے باہر سے مشینری لگوا لی، تو وہ کیا کریں. مطلب اس طرح کی ایکسٹریملی پولیٹیکلی انسٹیبل انوائرمنٹ میں اکانومی کا گرو کرنا مشکل ہے. پھر آبادی آپ کی بڑھ رہی ہے تو یہاں سے جس مقام پر پاکستان ہے، جس مقام پر ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں تک آنے کے لیے آپ کو کئی دہائیوں تک ان انٹرپٹیڈ اور اسٹیبل پولیٹیکل انوائرمنٹ اور اسٹیبل اکنامک پالیسیز چاہیے ہوتی ہیں. تو یہ شاید میں آپ کا سوال کا جواب دے پایا ہے نہیں، بٹ یہی فرق ہے اسٹیٹسٹکس کی نظر سے دیکھنے میں اور آپ کی اینیکڈوٹل آبزرویشن یا ایویڈنس کی بنیاد پہ دیکھنے میں. شعیب صاحب، آپ نے بہت ہی جامع اور مدلل طریقے سے میرے خیال میں دریا کو کوزے میں سمویا ہے. اور میرے خیال میں کہ آپ سے اس موضوع پہ بات کرنے کی ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ خود ایک اوورسیز پاکستانی ہیں اور وہ اوورسیز پاکستانی ہیں تو پاکستان کا چکر لگاتے رہتے ہیں، پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں. میں اس بات سے بھی بخوبی واقف ہوں کہ آپ کے ہاں صبح کا وقت ہے اور یقیناً آپ کے جو کاروبار زندگی ہے وہ کچھ دیر میں شروع ہونے والا ہوگا. تو میں آتی ہوں اپنے آخری سوال کی طرف. وہ سوال کہیے یا آپ سے اگر آپ، کیونکہ میرے خیال میں اسٹرکچرلی شاید وہ سوال نہیں بنتا، لیکن ایک چیز جو آپ کہنا چاہتے ہوں اوورسیز پاکستانیوں کو، کیونکہ آپ کا تعلق بھی اوورسیز پاکستانیوں کی ہی کمیونٹی سے ہے، تو آپ اپنی کمیونٹی کو کوئی پیغام جو آپ دینا چاہتے ہیں. پیغام میں یہی دوں گا، میرے خیال میں ایک جو دنیا کا ایک بنیادی پیغام ہوتا ہے جو زندگی کے کسی بھی معاملے میں، کہ جو آپ چیز خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں. تو پاکستان کے حساب سے بھی کہ جس معاشرے میں آپ خود رہ رہے ہیں، جس طبقے کے آپ فائدے اٹھا رہے ہیں، جس معیشت کے، جس ملک کے، تو آپ پاکستان میں بھی ویسا ہی نظام کیوں نہیں چاہتے. اور جیسے اگر آپ یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں، سرکاری ہسپتال استعمال کرتے ہیں، جس سے یہاں کا ہر طبقہ فائدہ اٹھاتا ہے، تو پاکستان میں بھی جب اس قسم کی اسکیمز آتی ہیں تو آپ وہ سیاسی بنیاد پر اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ بھئی یہ میٹرو کا کیا فائدہ ہے یا اس کا کیا فائدہ ہے. حالانکہ اس کا فائدہ ایک طبقے کو پہنچ رہا ہوتا ہے. خاص طور پہ آپ لوگ تو نہیں استعمال کرتے جا کے پاکستان میں
पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आपकी तो गाड़ियां हैं, आपके लोगों के तो वहाँ नौकर हैं, आपके तो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों पर काफ़ी उनकी ज़िंदगी का दारोमदार है। अगर आप यहाँ पे आप बीमार पड़ जाते हैं, मैं यहाँ पे बीमार पड़ जाता हूँ, चाहे मुझे बहुत ही मौलिक बीमारी हो, मुझे मालूम है कि मेरा सारा इलाज मुआवजे का खर्चा सरकार पे है, क्योंकि यहाँ पे मुफ्त इलाज सबको मुयस्सर है। पाकिस्तान में अगर एक गरीब आदमी को इस किस्म की बीमारी हो जाए, मसलन कैंसर हो जाए या कोई और ऐसी बीमारी जिसका इलाज बहुत महंगा पड़ता है, तो कई बार वो इलाज नहीं करवाते। मतलब वो आप अगर आप सोचें कि उनको इस किस्म के सवालात का सामना होता है कि ये ज़िंदगी हम बचाएँ या ना बचाएँ? मतलब इस ज़िंदगी को बचाने के लिए हमें जो खर्च करना पड़ेगा, इज़ इट वर्थ इट और शुड वी जस्ट, या शायद हम कबूल कर लें किस्मत का फ़ैसला कि ये ज़िंदगी अब ख़त्म होने की तरफ जा रही है। तो इस किस्म के स्टार्क चॉइसेस आपको आपके सामने होती हैं। चॉइसेस तो नहीं, लैक ऑफ चॉइसेस मैं आपको कहूँगा। अगर आप एक इकोनॉमिक सेफ्टी नेट आपके पास नहीं है, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, आपके सवाल का जवाब काफ़ी तवील हो गया, आपको मैं यही कहूँगा कि आप एहसास करें हर किस्म के से ताल्लुक़ रखने वालों का, और जिन माशरों में आप रह रहे हैं उनकी तरफ भी एक खुले दिल से का रवैया अपनाएं, उनसे अच्छी चीज़ें सीखें। उन माशरों का फ़ायदा तो आप उठाते हैं, तो उनसे उनकी अक़दार की तरफ खुले दिल से देखें, उनके रवैयों की तरफ, और उनके जो आप यहाँ पे जो आपकी पॉलिटिकल चॉइसेस हैं और जो बाकी दुनिया में अपने मुल्क के लिए जो आपकी पॉलिटिकल चॉइसेस हैं, उस पर गौर करें। उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, उसमें कोई मुनाफ़िक़त तो नहीं है जिसको आप एड्रेस कर सकते हैं। तो यही मेरा पैगाम है। जो आपने मेरे ख्याल में जो ये आपने पूरा अपने एक तरीके से गुफ्तगू को भी समराइज कर दिया, और जो ये बात है कि अगर हम इंसानी हुकूक के हवाले से भी देखें तो ह्यूमन राइट्स है यूनिवर्सल, और ह्यूमन राइट्स की रूट से अगर कोई शख्स पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, शाम में है, यमन में है, चीन में है, तो उसके हुकूक अमेरिका, बरतानिया या ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले इंसान से मुख्तलिफ नहीं है। हाँ, ये है कि वो हुकूक उसको मिलते हैं या नहीं मिलते, लिहाजा जो चीज़ आप अपने लिए पसंद कर रहे हैं वही आप दूसरे के लिए भी पसंद बिल्कुल, कर रहे हैं। और जिस क्लास से आपका ताल्लुक है, जिस माशी तबके से ताल्लुक है, उससे बाहर निकल के भी देखें, उससे बाहर भी दुनिया है। भले वो ममालिक हों जहाँ आप मुकीम हैं, या वो मुल्क हो जहाँ से आपका ताल्लुक है, जहाँ पे आपको ये नजर आता है कि लोगों के नौकर तो हैं, लेकिन आपको ये नजर नहीं आता कि उन नौकरों की जिंदगी किस तरह की है। शुएब साहब, आपका बहुत बिल्कुल। बहुत शुक्रिया कि आपने एक वर्किंग डे पर इस पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला, और उम्मीद है कि इस गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, आइंदा भी आपको पॉडकास्ट के लिए तंग करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आ जाए। बहुत शुक्रिया सादिया, और बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके, और वाक़ई इन गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहना चाहिए, और थैंक यू सो मच। जी, बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। मुझे आज की इस गुफ्तगू के बाद अंदाज़ा हो रहा है कि इस पॉडकास्ट पे दो बिल्कुल मुतज़ाद रिएक्शंस आएंगे। एक वो लोग होंगे जो हमें बहुत कोसेंगे इस पॉडकास्ट के बाद कि ये क्या बात कर रहे हैं, और एक लोग वो होंगे जो कहेंगे हाँ, जो कहा ठीक कहा। तो अगर आपकी मुतज़ाद आराय है तो उससे भी हमें आगाह कीजिए, और अगर आपके पास कोई दरमियानी राह है तो उस बारे में भी ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।